आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इनको लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस किसे कहते हैं। तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में यह है कि कोई भी बेसिस किसी दिए गए इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए यदि हम लें और उसके एलिमेंट्स क्या हों, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हों, तो उस अवस्था में उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहेंगे। यहाँ एकदम क्लियर कट लिखा गया है कि ए बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस का बेसिस that consists of mutually orthogonal unit vectors। देखिए इनकी खासियत बताया गया है कि क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाएंगे। बहुत सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन है कि ए बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस दैट कंसिस्ट्स ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। दूसरी चीज क्या है, ग्राम श्मिट्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ये एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट यहां मैं आपके लिए लिख रहा हूं। है क्या, ये कह रहा है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। यानी यदि हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास क्या होगा, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। और यहां इंपॉर्टेंट यही है कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाला कैसे जाता है। यदि कोई आपके पास प्रॉब्लम हो तो उसमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहां पे नीचे है कि ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम कैसे इस थ्योरम का यूज करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि हम ये चीज कह दें कि लेट बी इक्वल टू β1 β2 β3 इज ए गिवन बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ठीक, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के लिए क्या है, β1 β2 β3 क्या है, एक बेसिस है। तो उस स्थिति में जब हमको बेसिस मालूम है, उस स्थिति में हमको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैलकुलेट करना है। और हमने क्या माना है, हमने ये कंसीडर किया है कि α1 α2 α3 क्या है, ये इन बेसिस के लिए क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, जिसका हम कैलकुलेशन इन बेसिस की सहायता से करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि लेट α1 α2 α3 बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V। अभी क्या है, V आपके लिए एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसका बेसिस क्या है, β1 β2 β3। इन्हीं की सहायता से हम α1 α2 α3 को कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। पहली चीज, α1 किसके बराबर होता है, β1 अपॉन नॉर्म ऑफ β1 के। आप लोग जानते हैं कि नॉर्म ऑफ β1 का स्क्वायर क्या होता है, β1 β1। ठीक, और α2 किसके बराबर होता है, γ2 अपॉन नॉर्म ऑफ γ2। यहां γ2 किसके बराबर होगा, β2 माइनस β2 α1 कोष्टक में और फिर बाहर α1। α3 किसके बराबर होता है, γ3 अपॉन नॉर्म ऑफ γ3। अब γ3 किसके बराबर है, β3 माइनस β3 α1 छोटे कोष्टक में, बाहर α1 माइनस β3 α2 छोटे कोष्टक में, बाहर α2। यानी हमको
जब भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना होगा तो क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? बीटा 2 अल्फा 1, बीटा 3 अल्फा 1, बीटा 3 अल्फा 2। यह जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी सहायता से हमको क्या मिलेगा? गामा 2 गामा 3। और जब हमको गामा 2 गामा 3 मिल जाएगा तो उसकी सहायता से हम अल्फा 2 अल्फा 3 कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो कई साल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही है कि अप्लाई द ग्रॉम साइजमिट्स प्रोसेस टू द वेक्टर्स बीटा 1 जिसकी वैल्यू 101 है, बीटा 2 जो 10-1 के इक्वल है, बीटा 3 जो 034 के इक्वल है, टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V3 और यहाँ R जो है सेट ए फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर। V3 का मतलब आप जानते हैं, कई बार बताया गया है, विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। अब एक चीज देखिए, हमको जो दिया गया है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, सबसे पहले उसी को लिख दे रहे हैं। वी हैव गिवन बीटा 1 इक्वल टू दिस, बीटा 2 इक्वल टू दिस, बीटा 3 इक्वल टू दिस, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो अल्फा 1 तो हमको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1। तो देखिए नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बीटा 1 बीटा 1। ठीक, तो यहां जब बीटा 1 करेंगे तो क्या होता है? आप जानते हैं कि जैसे बीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट निकाला जाता है ना, स्क्वायर रूट निकाला जाता है। उसका प्रोसेस यही है कि 1 इंटू 1 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1। देखिए 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1 किसके इक्वल हुआ? 2 के। यानी नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर 2 है, तो नॉर्म ऑफ बीटा 1 किसके बराबर होगा? √2 के। ठीक, अब यहां से देखिए अल्फा 1 किसके बराबर हो गया? बीटा 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1। तो नॉर्म ऑफ बीटा 1 के स्थान पे क्या लिख दिए? √2। ठीक, तो यानी ये अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या है? 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1 इंटू बीटा 1। तो 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1 क्या हुआ? 1 अपान √2। और बीटा 1 किसके बराबर हो गया? 101 के। अब जब यह अंदर जाएगा तो क्या देगा? 1 अपान √2 0 और 1 अपान √2, ये क्या निकल गया? अल्फा 1 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? अल्फा 2। अल्फा 2 के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना होगा? जब तक बीटा 2 अल्फा 1 नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। अब देखिए बीटा 2 अल्फा 1 क्या होगा? देखिए बीटा 2 के ए एलिमेंट्स हैं और अल्फा 1 के ए एलिमेंट्स हैं, तो 1 इंटू 1 अपान √2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 अपान √2। तो आप देखेंगे कि ये बीच वाला स्टेप तो 0 है, यह आपके लिए 1 अपान √2 है, यह माइनस 1 अपान √2 है, तो क्या हुआ? 0 हो गया। यानी जब इसकी वैल्यू बीटा 2 अल्फा 1 की वैल्यू 0 हो गई तो टोटल क्या है? 0 हो गया। यानी गामा 2 किसके बराबर हो गया? बीटा 2 के। तो यहां आपके लिए देखिए गामा 2 किसके बराबर है? बीटा 2 के। और बीटा 2 किसके बराबर है? 1 0 माइनस 1 के। ठीक, अब अल्फा 2 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दो, यहां पे अल्फा 2 किसके बराबर है? गामा 2 अपान गामा नॉर्म ऑफ गामा 2, यही ना? गामा 2 अपान नॉर्म ऑफ गामा 2। अब नॉर्म ऑफ गामा 2 किसके बराबर है? देखिए नॉर्म ऑफ गामा 2 का स्क्वायर होता है गामा 2 गामा 2। अब ये किसके बराबर होगा? 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी 2 के। यही तो नॉर्म ऑफ गामा 2 किसके बराबर होगा? √2 के। तो किसके बराबर हो गया? गामा 2 अपान नॉर्म ऑफ गामा 2, यानी 1 अपान √2। और गामा 2 की वैल्यू क्या है? 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1। तो यह किसके बराबर हो गया? अल्फा 2 1 अपान √2 0 और माइनस 1 अपान √2। अब देखिए इसी ढंग से हम क्या करेंगे? ठीक, अब इसी ढंग से हम क्या करेंगे? अल्फा 3 कैलकुलेट करेंगे। अगर अल्फा 3 कैलकुलेट करना है तो हमको क्या निकालना है? बीटा 3 अल्फा 1 और बीटा 3 अल्फा 2। बहुत ईजी है, आप जान रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। देख लीजिए बीटा 3 अल्फा 1 का मतलब क्या है?
देखिए बीटा 3 यह है, अल्फा 1 आपके लिए क्या है, यह है। तो 0 इंटू 1/√2 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 1/√2 4/√2। तो ऐसे ही आप क्या है, इसको निकाल लेंगे बीटा 3 अल्फा 2 को। देखिए अल्फा 2 कहाँ है, अल्फा 2 ये आपके लिए है, ठीक। और बीटा 3 कहाँ है, यह है आपके लिए। निकाल लेंगे, निकाल के वैल्यू ले जाके यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गामा 3। यहाँ हमने लिख दिया है सिमिलरली मतलब जैसे ये ऊपर वाला किए हैं उसी ढंग से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अल्फा 3 की वैल्यू निकल आएगी जो 0 1 0 है। आप लोग इसको घर पे कर सकते हैं और करिएगा। ये क्या है, 0 1 0। अब इसके बाद देखिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V3 और B अल्फा 1 की वैल्यू, फिर अल्फा 2 की वैल्यू, फिर अल्फा 3 की वैल्यू। यही आज आपके लिए सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आपको मैं फिर से बताता चलूं कि वैदिक गणित का द्वितीय लेक्चर इस संडे को हमने अपलोड किया है, आप लोग उसको देखिएगा। उसमें मल्टीप्लिकेशन का हमने बहुत इजी मेथड आपको बताया है, 2-3 मेथड हमने बताया है। आगे चल के उसमें चूंकि अभी 10 मेथड हैं तो अगले लेक्चर पे हम और गुणा या मल्टीप्लिकेशन से संबंधित चीज़ें उस पर हम बताएंगे। आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।